वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपका अपना अनूप सर फिर आज जो है केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ हूँ। आज अणुसंख्यक गुणधर्म के महत्वपूर्ण कुछ प्रश्नों को एक साथ पढ़ाने वाला हूँ। सबसे पहला प्रश्न मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, क्वथनांक में उन्नयन क्या है। तो याद रखिएगा, हम जो बात करने जा रहे हैं वो बात करने जा रहे हैं क्वथनांक में उन्नयन क्या है। सबसे पहली बात हमारी ये है, क्वथनांक में उन्नयन क्या है, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। तो याद रखिएगा, क्वथनांक मतलब वह ताप जिस पर कोई द्रव बनने लगता है ना। अपन केवल एग्जाम की दृष्टि से क्या लिखे, पेपर में हमको मार्क्स मिले उस पर विचार कर रहे हैं। तो जब जिस ताप पर कोई बनने लगता है, जैसे पानी 100 डिग्री सेल्सियस पे बनने लगता है, मतलब पानी का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस है। और उन्नयन का अर्थ होता है वृद्धि। तो ध्यान से देखिएगा, जब किसी शुद्ध विलायक में, जैसे शुद्ध विलायक हमारा हो गया जल, ठीक है, हमारा शुद्ध विलायक हो गया जल। जब किसी शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय मिला दिया जाता है, जब किसी शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय मिला दिया जाता है, अवाष्पशील विलेय जैसे हमने क्या ले लिया, शक्कर, ठीक है, जो आसानी से वाष्प में परिवर्तित नहीं होता, नॉन वोलेटाइल होता है। तो जब किसी शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय मिला दिया जाता है तो उसके क्वथनांक में वृद्धि हो जाती है। कैसे? ये हमने ले लिया, एक पात्र ले लिया, पात्र में हमने क्या कर दिया, जल भर दिया। जल हमारा क्या है, शुद्ध विलायक है, जल हमारा हो गया शुद्ध विलायक। और इसी जल में हमने अवाष्पशील विलेय मतलब शक्कर मिला दिया। अवाष्पशील विलेय मतलब जो आसानी से, विलायक का मतलब जिसकी मात्रा अधिक, विलेय का मतलब जिसकी मात्रा कम, और अवाष्पशील विलेय मतलब जो आसानी से वाष्प में परिवर्तित ना हो। तो बोलिए, जब केवल जल था तो 100 डिग्री सेल्सियस पे उबल जाता था, मतलब इसका क्वथनांक, मतलब इसका जो बॉइलिंग टेम्परेचर है ना, टीबी जो है इसका, ठीक है, बॉइलिंग टेम्परेचर मतलब क्वथनांक जिस ताप पर ये उबलता था वो 100 डिग्री सेल्सियस था। लेकिन जैसे ही हमने इसमें शक्कर मिला दिया तो अब ये 100 डिग्री सेल्सियस पर नहीं, ये 100 डिग्री सेल्सियस से अधिक ताप पर उबलता है। 102, 104, 110, 101, है ना, 120। मतलब कि जब हम किसी शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय मिला देते हैं, जब हम किसी शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय मिला देते हैं तो उसके क्वथनांक में वृद्धि हो जाती है। मतलब पहले 100 डिग्री सेल्सियस पे उबलता था, पर अब 105 डिग्री सेल्सियस पे उबलेगा, क्योंकि जब शुद्ध पानी था तो शुद्ध पानी ही था। लेकिन जब शक्कर मिला दिए तो जो शरबत बना उसकी परत मोटी हो गई, और जब मोटी हो गई तो वो 100 डिग्री सेल्सियस, उसके बीच में बॉन्डिंग हो गई। बॉन्ड को तोड़ने के लिए अधिक मात्रा में ऊर्जा देना पड़ेगा। ये सारी बातें छोड़ करके हम एग्जाम में देख रहे हैं, एग्जाम में क्या लिखे ऐसा, तो ये लिखेंगे कि जब किसी शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय मिला देते हैं तो उसके क्वथनांक में वृद्धि हो जाती है। इसे ही क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। अब देखिए, तो ये जो टीबी था, अब वृद्धि हो गई, मतलब कुछ ना कुछ बढ़ गया, है ना। जब शुद्ध विलायक था तो हम मान लीजिए, उसको मान लेते क्या, T0B। तो जब, है ना, बदल गया क्वथनांक, हम उसको टीबी मान लेते, उसको ऐसे भी लिख सकते थे, है ना, T0B माइनस टीबी। खैर बात की बात है, बढ़ गया, सॉरी, हम बात कर रहे हैं, डायरेक्ट बात कर रहा हूं मैं। क्वथनांक उन्नयन को किससे प्रदर्शित करते हैं, तो आप डायरेक्ट याद रखो, ग्राफ बनाएंगे तो ये सब बताएंगे, माइनस प्लस, है ना। यहाँ पे डेल्टा टीबी से प्रदर्शित करते हैं। डेल्टा माने होता परिवर्तन, यहाँ पे वृद्धि हो गया, मतलब परिवर्तन तो हुआ मान में, और टीबी जो क्वथनांक था, तो क्वथनांक में उन्नयन को डेल्टा टीबी से प्रदर्शित करते हैं। तो लिख लेंगे आप, जब किसी शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय मिलाते हैं तो उसके वाष्प दाब में, सॉरी, उसके क्वथनांक में वृद्धि हो जाती है। इसे क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है कि क्वथनांक में उन्नयन और विलेय के आणविक द्रव्यमान में क्या संबंध है। तो ध्यानपूर्वक देखिएगा, जो क्वथनांक में उन्नयन होता है, जो भी पुरानी चीजें हम पढ़ लिए, भले हम नहीं जानते हैं, हम लिखेंगे हम जानते हैं कि नहीं सर पारे, हमसे नहीं आता है तब भी झूठा ही लिखना है, हम जानते हैं कि वी नो दैट, हम जानते हैं। क्या जानते हैं भाई, कि जो क्वथनांक में उन्नयन होता है, जो क्वथनांक में उन्नयन होता है, ठीक है, जो क्वथनांक में उन्नयन होता है वो विलेय के, ठीक ना, जो क्वथनांक में उन्नयन होता है डेल्टा टीबी, वो मोललता के समानुपाती होता है, मोललता के समानुपाती होता है, ठीक है। जो क्वथनांक में उन्नयन मतलब क्या, डेल्टा टीबी किसके समानुपाती होता है, मोललता के। मोललता को स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं, डेल्टा टीबी समानुपाती स्मॉल एम। याद रखिए, जब भी समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं, बराबर और एक स्थिरांक लगाते हैं। स्थिरांक ज्यादातर वैज्ञानिकों ने के लगाया, लेकिन डेल्टा के साथ टीबी लगा था, इन्होंने के साथ बी लगा दिया। अब ये केबी का नाम क्या होगा, तो बस ये टॉपिक है क्वथनांक में उन्नयन
अब ये चूंकि मोललता को हटाने के बाद आया तो बोल दिए मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक। मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक, क्वथनांक में उन्नयन टॉपिक से आया है, मोललता को हटा के आया तो मोलल, और स्थिरांक है तो स्थिरांक ही बोलेंगे। इसका पूरा नाम हो जाएगा मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक, ठीक ना। मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक इसके भी को बोलते हैं। कई बार प्रश्न पूछ देते हैं कि मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक क्या है, तो आपका उत्तर क्या होगा? जब एक मोल विलेय 1000 ग्राम विलायक में घोला जाए, 1000 ग्राम विलायक में घोला जाए, ठीक ना। जब एक मोल विलेय को, मतलब एक मोल अवाष्पशील विलेय को 1000 ग्राम विलायक में घोला जाए और उस समय जो उसके क्या हो जाए, क्वथनांक में वृद्धि हो जाए, उसे ही मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। मतलब जो आपने क्वथनांक में उन्नयन की परिभाषा पढ़ी थी कि जब किसी शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय मिला देते हैं, उसके क्वथनांक में वृद्धि हो जाती है, उसे क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। बस कंडीशन लगा दीजिए, और कंडीशन क्या लगा दिए कि जो अवाष्पशील विलेय था उसकी मात्रा 1 मोल हो, और जो विलायक था वो 1000 ग्राम विलायक हो। उस समय जो अवाष्पशील विलेय को 1000 ग्राम विलायक में जब घोलेंगे और तब उसके जो क्वथनांक में जो वृद्धि होगी उसे ही मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। इसे केबी से प्रदर्शित करते हैं। तो ध्यान पूर्वक देखिएगा, हम पढ़ने जा रहे हैं क्वथनांक में उन्नयन और विलेय के आणविक द्रव्यमान में संबंध। तो हम सबसे पहले देख रहे हैं क्या, क्वथनांक में उन्नयन मोललता के समानुपाती होता है। जब भी समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं, बराबर और नियतांक लगाते हैं, नियतांक लगा दिए केबी। अब बताओ, जो पुरानी चीजें पढ़ लिए, भले हम नहीं जानते, हमको पता ही है स्मॉल m बराबर क्या होता है, WB गुणे 1000 अपॉन WB गुणे 1000 अपॉन MB गुणे WA। याद करने का कितना अच्छा तरीका, ऊपर WB नीचे WA, ऊपर WB नीचे MB। WB क्या है, B माने विलेय, विलेय का भार, WA क्या है, विलायक का भार, A मतलब विलायक, तो यह है विलायक का भार, यह है विलेय का भार, और इसको बोलते हैं अणु भार। तो यह है विलेय का अणु भार या आणविक द्रव्यमान। इसी के साथ संबंध बताना है क्वथनांक में उन्नयन का। WB क्या है, विलेय का भार, WA क्या है, विलायक का भार, MB क्या है, विलेय का अणु भार, मोलेकुलर वेट, है ना। अब इस मान को रख दीजिए यहाँ समीकरण 1 में। जैसे ही रखेंगे क्या हो जाएगा, डेल्टा TB इक्वल टू KB, m की जगह ये मान रख देंगे तो ये मान हो जाएगा WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू WA। ये हमने रख दिया, समझ आया कि नहीं यार। अब इसका गुणा जो है, जब भी कोई चीज यहाँ लिखा होता है उसका गुणा हमेशा अंश में होता है, तो क्या हो जाएगा, डेल्टा TB इक्वल टू KB इंटू WB इंटू 1000 अपॉन क्या MB इंटू WA। यही तो हमको ज्ञात करना था, क्वथनांक में उन्नयन और विलेय के आणविक द्रव्यमान में संबंध। तो चलिए हम पढ़ रहे थे क्वथनांक में उन्नयन और विलेय के आणविक द्रव्यमान में संबंध। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, क्वथनांक हम जानते हैं, क्वथनांक में उन्नयन मोललता के समानुपाती होता है। क्वथनांक में उन्नयन को डेल्टा TB से प्रदर्शित करते हैं, समानुपाती हो गया m के। डेल्टा TB जैसे समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं, बराबर और स्थिरांक लगाते हैं। हमने स्थिरांक क्या लगा दिया, KB लगा दिया। इधर क्या हो गया, हमारा m हो गया, समीकरण 1 मान लिया। परंतु m बराबर WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू WA होता है, ठीक ना। हमने क्या कर दिया, इसको मान को रख दिया, सॉल्व कर दिया, ये आ गया। यही संबंध है किसमें, यही संबंध है क्वथनांक में उन्नयन और विलेय के आणविक द्रव्यमान में। आप इसको यहाँ भेज दीजिए और इसको यहाँ भेज दीजिए, तो MB बराबर हो जाएगा क्या, KB गुणे WB गुणे 1000 अपॉन MB की जगह डेल्टा TB आ जाएगा, तो डेल्टा TB गुणे WA। यही संबंध है किसमें, क्वथनांक में उन्नयन और विलेय के आणविक द्रव्यमान में, या क्वथनांक में उन्नयन और विलेय का अणु भार बोलिए, आणविक द्रव्यमान बोलिए। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद अगले टॉपिक पे चलते हैं। अगला टॉपिक है हमारा क्वथनांक में उन्नयन क्या है, और ठीक है, क्वथनांक में उन्नयन तो हो चुका। अब हमारा टॉपिक है हिमांक में अवनमन क्या है। हिमांक में अवनमन के साथ विलेय के आणविक द्रव्यमान का संबंध दीजिए। तो ध्यान पूर्वक देखिए, ठीक ना। हिमांक में अवनमन क्या है, आपको पता है कि हिमांक में अवनमन मतलब उसके फ्रीजिंग पॉइंट में कमी। हिमांक क्या होता है, जिस ताप पर कोई जम जाता है। जैसे पानी 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर बर्फ बन जाता है। बड़े बड़े बर्फ, आप सुनते केदारनाथ की यात्रा रुक गई है ना, वहाँ यात्रा रुक गई। क्यों रुक गई भाई, ऐसा अमरनाथ की यात्रा रोक दी गई। बड़े बड़े चट्टान टूट करके गिर जाते हैं। उस समय कोई इंजीनियर जाता है और ऑर्डर देता है निर्जल कैल्शियम क्लोराइड डाल दीजिए।
है ना। तो जब निर्जल कैल्शियम क्लोराइड डालते हैं तो जल्दी से वो हो जाता है। अब आपको पता है कि ठंडे प्रदेशों में तो 0 डिग्री सेल्सियस ताप हो ही जाता है, तो ऊपर भी रेडिएटर जो पेट्रोल डाला होता है वो नहीं होता है ना, वो नहीं, क्यों नहीं होता ऐसा। इन सारी चीजों पे हम आज विचार करेंगे। वहां पानी 0 डिग्री सेल्सियस तो हमेशा रहता है, तो बर्फ बन जाना चाहिए, पर तब भी नहीं बनता। ऐसा क्या होता है, जैसे फायर फाइटिंग करनी है, आग लग गया कहीं, तो 0 डिग्री सेल्सियस से कम ताप है वहां, तो वहां क्या होगा, पानी तो बर्फ बन चुका है, तो फायर फाइटिंग कैसे करेंगे, आग को बुझाएंगे कैसे। तो इन सारी चीजों को देखते हुए हिमांक में ऑनमन टॉपिक हमें पता होना चाहिए। इसी महत्वपूर्ण टॉपिक से उस पानी को 0 डिग्री सेल्सियस होने के बाद भी वो पानी नहीं जमा रहता, क्यों नहीं जमा रहता, वो आज हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए हिमांक में ऑनमन, हमारा टॉपिक आ गया क्या, हिमांक में ऑनमन। ऑनमन माने होता है कमी, ऑनमन माने होता है कमी, और हिमांक मतलब वह ताप, ठीक ना, हिमांक मतलब वह ताप जिस पर कोई क्या होने लगता है, जम जाता है, उसे हिमांक में ऑनमन कहते हैं, उसे हिमांक कहते हैं। अब आता है हिमांक में ऑनमन क्या है, ध्यान से देखिए। जब किसी शुद्ध विलायक, जब किसी शुद्ध विलायक कोई अवाष्पशील विलेय मिलाया जाता है, जब किसी शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय मिलाया जाता है, कोई अवाष्पशील विलेय मिलाया जाता है, तो उसके हिमांक में कमी आ जाती है, उसके हिमांक में कमी। उन्नयन माने वृद्धि, ऑनमन माने कमी। जब किसी शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय मिलाया जाता है, वहां पे क्वथनांक में वृद्धि, हाँ, हिमांक में ऑनमन। तो जब किसी शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय मिलाया जाता है, तो उसके हिमांक में कमी आ जाती है, इसे ही हिमांक में ऑनमन कहते हैं। और हिमांक में ऑनमन को किससे प्रदर्शित करते हैं, डेल्टा टीएफ से प्रदर्शित करते हैं, है ना। डेल्टा टीएफ, ये जो हिमांक में ऑनमन है, ये भी क्या होता है, मोललता के समानुपाती होता है। अब जब हम जानते हैं कि हिमांक में ऑनमन मोललता के समानुपाती होता है, जब भी समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो बराबर और एक स्थिरांक लगाते हैं। स्थिरांक क्या लगा दिया हमने, केएफ लगा दिया, है ना। क्लिप एकदम कट करके जाने दीजिए, है ना, जो भी हम बता रहे हैं, है ना, क्योंकि को शॉर्ट वीडियो देना है एकदम। तो आइए, डेल्टा टीएफ इक्वल टू केएफ एम, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, चालू रहने दीजिए। डेल्टा टीएफ इक्वल टू केएफ एम, यहाँ पे केएफ क्या है, मोलल हिमांक ऑनमन स्थिरांक है, मोलल हिमांक ऑनमन स्थिरांक, मोलल हिमांक ऑनमन स्थिरांक। जिस तरह मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक था, ये मोलल हिमांक ऑनमन स्थिरांक है। अब आ गया डेल्टा टीएफ, डेल्टा टीएफ, ठीक ना, ये केएफ हो गया, है ना। हमको यम का मान पहले से पता क्या होता है, यम का मान डब्ल्यू बी इंटू थाउजेंड अपॉन क्या, एम बी इंटू डब्ल्यू। ये हो गया क्या आपका विलायक का भार, ये आपका क्या हो गया विलेय का भार, ये आपका क्या हो गया अणु भार। ये बात हमको यम का पता ही था, हम एग्जाम में आप लोग पूरा क्रम से लिखेगा, मैं तो केवल डायरेक्ट समझा रहा हूँ। आप तो यहाँ लिखेंगे यम का मान होता है और यम के मान को रखेंगे, है ना। अब के आपका ऊपर गुणा हो जाएगा, तो डेल्टा टीएफ बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा टीएफ बराबर यहाँ पे हो जाएगा के एफ गुड़े डब्ल्यू बी गुड़े 1000 अपॉन, ये रिवीजन क्लास चल रहा है, ठीक ना। उसके बाद क्या आ गया एम बी, ठीक ना, एम बी इंटू डब्ल्यू, ये आ गया अपने पास। एम बी को यहाँ भेज दीजिए, डेल्टा टीएफ को यहाँ भेज दीजिए। यही संबंध है किसमें, क्वथनांक में नहीं, हिमांक में ऑनमन, और किसमें, विलेय के आणविक द्रव्यमान में। तो आ गया के एफ इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन क्या हो जाएगा, यहाँ पे डेल्टा टीएफ हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, डब्ल्यू ए हो जाएगा। यही है संबंध इसमें, ठीक ना। अगला टॉपिक हमारा आ गया वाष्प दाब में अपेक्षिक ऑनमन। वाष्प दाब में आपेक्षिक ऑनमन, वाष्प दाब में आपेक्षिक ऑनमन, इसी टॉपिक से संबंध रखता है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न जिसका नाम है राउल्ट का नियम। इसी टॉपिक में संबंध रखता है, इसी टॉपिक से संबंध रखता है वाष्प दाब में आपेक्षिक ऑनमन और विलेय के आणविक द्रव्यमान का संबंध क्या है, या वाष्प दाब में आपेक्षिक ऑनमन की सहायता से विलेय के आणविक द्रव्यमान का सूत्र दीजिए। तो ध्यान में देते हैं पहले हम लोग कि वाष्प दाब में अपेक्षिक ऑनमन हमारा टॉपिक है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि वाष्प दाब क्या है, वाष्प दाब किसे कहते हैं। तो हमें पता है कि हम किसी पात्र ले लें, पात्र में कोई द्रव भर दें, और उसके बाद ये पात्र बंद होना चाहिए और नीचे से हम उसको ऊष्मा प्रदान करें। तो ये जो जल है, ये जो पानी है, ये वाष्प बन जाएगा।
और ये वाष्प जाकर के पात्र की दीवारों पर एकत्रित हो जाएगा। कुछ समय पश्चात ये टकरा करके वापिस आएगा और ये द्रव की सतह पर दाब आरोपित करेगा। तो वाष्प के द्वारा द्रव की सतह पर लगाया गया दाब वाष्प दाब कहलाता है। जब ये पानी वाष्प बना वो वाष्प दाब नहीं था। जब ये पानी वाष्प बन के गया और पात्र की दीवारों से टकराकर पुनः वापस लौट करके आया और वापस लौटने के बाद जब वाष्प ने द्रव की सतह पर दाब लगाया तो हम उसे वाष्प दाब कहते हैं। मतलब वाष्प के द्वारा द्रव की सतह पर लगाया गया दाब वाष्प दाब कहलाता है। अब वाष्प दाब जो है, अब हम इसको आगे देखिए। यदि वाष्प के द्वारा द्रव की सतह पर लगाया गया वाष्प दाब है, ठीक है, तो वाष्प दाब में अवनमन क्या है? वाष्प दाब हम समझ गए। अब हम समझने जा रहे हैं वाष्प दाब में अवनमन क्या है। तो ध्यान पूर्वक देखिएगा। अवनमन में कमी होता है। यह हमने ले लिया एक पात्र, ठीक है, वाष्प दाब हमको पता ही था। इसी पात्र में हमने कोई अवाष्पशील विलेय भी मिला लिया, शक्कर भी मिला लिया, ठीक है। तो ये जब हमारा जल था तो विलायक था, शुद्ध विलायक था, और जब हमने इसमें क्या कर दिया, शक्कर भी मिला दिया, तो हमारा विलेय हो गया, अवाष्पशील विलेय हो गया। तो पहले का जो वाष्प दाब था हमने मान लिया वो पी नॉट, केवल जब शुद्ध था, जब कुछ भी नहीं मिलाए थे। ये तब का है, तब जो जल था जब कुछ नहीं मिलाए थे, उस समय हमने उसका वाष्प दाब मान लिया क्या, पी नॉट ए मान लिया। उस समय जो विलायक का वाष्प दाब था उसे पी नॉट ए मान लिया। लेकिन जब हमने उसमें अवाष्पशील विलेय मिला दिया तो देखिए क्या होगा। जब केवल पात्र में जल था और हमने इसको ढक दिया था, तो हमको पता है कि जल वाष्प बन रहा था और यही वाष्प आकर के द्रव की सतह पर दाब लगा रहे थे, उसे हमने वाष्प दाब कहा था। तो केवल जल बचता और जल के वाष्प दाब मतलब शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, और शुद्ध विलायक के वाष्प दाब को हम पी नॉट ए से प्रदर्शित करते हैं। यही हमारा शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, ठीक है। अब जो है हमने इसमें शक्कर मिला दिया। बोले जब हम इसमें शक्कर मिला देंगे तो क्या अब उतनी मात्रा में वाष्प के कण बन पाएंगे? नहीं, अब वाष्प के कणों की संख्या कम हो जाएगी। और जब वाष्प के कणों की संख्या कम हो जाएगी तो ये जो वाष्प आएंगे ये द्रव की सतह पर अब कम दाब लगाएंगे, क्योंकि जब हमने शक्कर मिला दिया तो अब पहले पानी था, लेयर पतली थी, पूरे के पूरे ज्यादा से ज्यादा मात्रा में वाष्प बन रहा था और ज्यादा से ज्यादा वाष्प आकर के द्रव की सतह पर दाब लगा रहे थे। लेकिन जैसे ही हमने उसमें शक्कर मिला दिया, पानी में शक्कर मिला दिया, तो अब उतनी संख्या में वाष्प के कण नहीं बन पाएंगे। और जब उतनी संख्या में वाष्प के कण नहीं बन पाएंगे तो वाष्प दाब में वाष्प आकर के अब उतनी संख्या में द्रव की सतह पर दाब नहीं लगा पाएंगे, मतलब वाष्प दाब में कमी हो जाएगी। तो वाष्प दाब में अवनमन की परिभाषा क्या बनी? जब किसी शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय मिलाया जाता है तो उसके वाष्प दाब में कमी आ जाती है। जब किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय मिला दिया जाता है तो उसके वाष्प दाब में कमी आ जाती है। इसे ही वाष्प दाब में अवनमन कहते हैं। तो ये हमारा परिभाषा हो जाएगा वाष्प दाब में अवनमन। तो वाष्प दाब में अवनमन में ये पता चला कि यदि शुद्ध विलायक का वाष्प दाब पी नॉट ए है और जब हमने उसमें कोई विलेय मिला दिया और तब उसका वाष्प दाब यदि पी ए है, तो हमको पता है कि हमेशा शुद्ध विलायक का वाष्प दाब विलायक के वाष्प दाब से अधिक होता है, मतलब विलयन के वाष्प दाब से अधिक होता है। जब विलयन वाला जो वाष्प दाब था उससे अधिक होगा शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। तो जब ऐसा होता है तो माना जाता है कि अक्सर जो बड़ी संख्या होती है उसको हमेशा फिजिक्स या केमिस्ट्री में प्लस में रखा जाता है और जो छोटी संख्या होती है उसको माइनस में रखा जाता है। और आपको पता है कि जब कुछ भी नहीं लगाए तो प्लस होगा, तो आप इसको लिख सकते हो वाष्प दाब में अवनमन को पी नॉट ए माइनस पी ए। इसका मतलब यह है कि जब केवल पानी था, ज्यादा संख्या में वाष्प बन रहा था, बस पानी बचता तो, और वाष्प ज्यादा संख्या में आकर के द्रव की सतह पर दाब लगा रहे थे, ठीक है ना। लेकिन जैसे ही पानी में हमने शक्कर मिला दिया तब उतनी संख्या में वाष्प नहीं बन पा रहे थे। अब जब उतनी संख्या में वाष्प नहीं बन पा रहे थे तो वाष्प को वापस लौट करके उतनी संख्या में दाब आरोपित नहीं कर पा रहा था। मतलब जब केवल जल था तो उसका वाष्प दाब ज्यादा था, लेकिन जब जल के बाद उसमें शक्कर मिला दिया, जब विलयन बन गया, तब अब जल का वाष्प दाब उतना नहीं रह गया। मतलब
कि जो शुद्ध विलायक का वाष्प दाब होता है विलयन के वाष्प दाब से अधिक होता है ना, और उसी को इस रूप में लिखते हैं, वाष्प दाब में अवनमन को P नॉट A माइनस PA के रूप में लिखते हैं। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं इसी में अगला महत्वपूर्ण टॉपिक जो है, और जो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के रूप में देखा जाता है, उस टॉपिक को हम कहते हैं राउल्ट का नियम। क्या कहते हैं? राउल्ट का नियम। अब राउल्ट का नियम क्या है? राउल्ट ने कहा कि किसी विलयन के निश्चित आयतन में, किसी विलयन के निश्चित आयतन में, ठीक ना, किसी विलयन के निश्चित आयतन में, ठीक ना, विलय अवाष्पशील विलय, अवाष्पशील विलय, किसी विलयन के निश्चित आयतन में घोला गया अवाष्पशील विलय विलायक के ऊपर, किसी विलयन के निश्चित आयतन में घोला हुआ अवाष्पशील विलय क्या होता है? विलायक के ऊपर। दो कंडीशंस होती है राउल्ट के नियम में। क्या? दो बातों पर उन्होंने महत्वपूर्ण चर्चा की, विलायक के वाष्प दाब पे और विलायक के मोल प्रभाज के, विलायक के वाष्प दाब के और विलायक के मोल प्रभाज के। क्या कहा? यह कहा राउल्ट ने कि जो विलायक का वाष्प दाब होता है, मतलब जो पीए होता है, विलायक के मोल प्रभाज के, मोल प्रभाज को x से प्रदर्शित करते हैं और विलायक को a से, विलायक के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। राउल्ट का जो नियम है वो ये कहता है कि विलायक का वाष्प दाब, जो महत्वपूर्ण बात है राउल्ट के नियम में, वो यही है कि जो विलायक का वाष्प दाब होता है विलायक के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं राउल्ट का नियम, और राउल्ट के नियम में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है राउल्ट के नियम में, ये हमारा राउल्ट का नियम जो हम पढ़ने जा रहे हैं, इसका सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि विलायक का वाष्प दाब, विलायक का वाष्प दाब मतलब पीए विलायक के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। विलायक का वाष्प दाब विलायक के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। जब भी समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो बराबर और एक नियतांक लगाते हैं। हमने नियतांक क्या लगा दिया? के लगा दिया, स्थिरांक लगा दिया क्या? के, और हमने इसको मान लिया समीकरण 1, हमने इसको समीकरण 1 मान लिया। विलायक का वाष्प दाब विलायक के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है, समानुपाती का चिन्ह हटाया, बराबर एक स्थिरांक लगा दिया के। अब हमने शुद्ध विलायक के लिए इसी समीकरण को लागू कर दिया। किसके लिए लागू कर दिया? शुद्ध विलायक के लिए। अब आपको पता है शुद्ध विलायक के लिए क्या होता है? शुद्ध विलायक के लिए पीए का मान आप रखेंगे P नॉट A, ये विलायक का वाष्प दाब है, ये शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है, और यक्षे का मान जो हम रखेंगे वो क्या रखेंगे? 1। बहुत सारे लोग पूछेंगे यक्षे का मान 1 क्यों रख दिया? आप सभी को पता होगा विलायक का मोल प्रभाज और विलय के मोल प्रभाज का योग 1 होता है। नहीं पता तो आज याद कर लो, विलायक के मोल प्रभाज और विलय के मोल प्रभाज का योग 1 के बराबर होता है, और शुद्ध विलायक का मतलब होता है कि उसमें विलय की मात्रा नहीं है। और जब विलय की मात्रा नहीं है तो जिस तरह से हिंदी में अंग माने कुछ नहीं, उसी तरह मैथ में 0 माने कुछ नहीं और बराबर 1, ठीक ना। तो अब आप बताइए, जब विलय की मात्रा ही कुछ नहीं है तो विलायक की मात्रा x से बराबर का मान क्या होगा? 1 होगा। ये हमने रख दिया शुद्ध विलायक के लिए। तो सबसे पहले राउल्ट के नियम में हम क्या बताएंगे? विलायक का वाष्प दाब विलायक के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है, पीए समानुपाती x। जैसे ही समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे बराबर और एक स्थिरांक लगाएंगे, इसको समीकरण 1 मान लिया। शुद्ध विलायक के लिए पीए का मान P नॉट A और x का मान 1 होता है। चलिए रखिए यहाँ पर मान, समीकरण 1 में इन मानों को रखने पर तो पीए की जगह क्या हो जाएगा? P नॉट A हो जाएगा, के रहेगा, और x की जगह क्या हो जाएगा? 1। अब इनको सॉल्व करेंगे तो P नॉट A 2 1 कम 2 3 1 कम 3, उसी तरह k कम क्या हो जाएगा? k, है ना। अब k के इस मान को, क्योंकि देखिए यहाँ पर किसी के साथ अन्याय हुआ था, अन्याय k के साथ हुआ था। पीए और x का मान तो हमने यहाँ रखा था, लेकिन हमने k का मान यहाँ पर नहीं रखा था। तो k का मान रखना है तो आपको पता है k का मान रखेंगे तो यहाँ पे P नॉट A रख दीजिए, अपन रख देते हैं। तो पीए बराबर k की जगह हमने रख दिया P नॉट A और क्या है? x से, इसको हमने क्या ले लिया? समीकरण 2। हमने P नॉट A k का मान उठा कर यहाँ रख दिया, ये हमारा क्या हो गया? समीकरण 2। अब हमने सबसे पहले शुद्ध विलायक के लिए सारी चीजें की। अब लिखेंगे यदि विलय का मोल प्रभाज, यदि विलय का मोल प्रभाज XB हो, यदि विलय का मोल प्रभाज क्या हो? XB हो। यदि विलय का मोल प्रभाज XB होगा तो विलायक का मोल प्रभाज प्लस विलय का मोल प्रभाज बराबर 1 होता है। ये आपने 11th में भी पढ़ा है, XA प्लस XB बराबर 1 होता है। अब आपको यदि कोई बोल दे XA का मान निकालना है तो XA का ही मान हम क्यों निकाल रहे हैं?
क्योंकि हमको पता है समीकरण 2 में x है, तो ये जब इसको इधर भेज देंगे तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस xb को इधर भेज दिया। अब x किस मान को समीकरण 2 में रख दीजिए, क्या हो जाएगा pa बराबर p नॉट a, और x की जगह क्या आ जाएगा हमारा 1 माइनस xb, ये हो गया हमारा। अब हम p नॉट a का गुणा कर दिए किसमें 1 के साथ, क्या हो जाएगा p नॉट a, और p नॉट a का गुणा कर दिए xb के साथ, तो p नॉट a क्या हो जाएगा xb। अब ये जो है p नॉट a xb को हमने इधर भेज दिया तो जगह p नॉट a xb, और हम देख रहे हैं कि इस pa को इधर भेज दिया तो p नॉट a, तो ये था, ये घड़ी में है अपने, लेकिन ये प्लस में था जिसके पहले कुछ नहीं, इधर रहेगा तो माइनस का। और आपको पता है कि ये p नॉट a जो लिखा है ये xb के साथ गुणे में है, जब इधर जाएगा तो बटे में जाएगा, और जब इधर बटे में जाएगा तो हो जाएगा p नॉट a माइनस pa बटे p नॉट a। आपको पता होना चाहिए यही है वाष्प दाब में अपेक्षिक अनुमान, यही है वाष्प दाब में अपेक्षिक अनुमान। और आपको पता है कि xb है विलेय का मोल प्रभाज, b माने विलेय और x माने मोल प्रभाज। तो जो मोल प्रभाज होता है विलेय का मोल प्रभाज विलेय क्या होता है वाष्प दाब में अपेक्षिक अनुमान के बराबर होता है, ठीक ना। तो ध्यान से देखिएगा, ये राउल का नियम था। राउल का नियम क्या था, विलायक का वाष्प दाब विलायक के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है, विलायक का वाष्प दाब विलायक के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है, ठीक ना। विलायक को S से रिप्रेजेंट किए हैं, वाष्प दाब को P से और मोल प्रभाज को X से, ठीक ना। अब देखिए जैसे ही समानुपाती का चिन्ह हटता है, बराबर और एक स्थिरांक लगता है, K लगाया समीकरण 1। अब इस जो नियम था इसको शुद्ध विलायक के लिए लागू कर दिया, तो शुद्ध विलायक के लिए क्या कर देते हैं, Pa की जगह P नॉट A रख देते हैं और X की जगह 1 रख देते हैं। जैसे Pa की जगह P नॉट A रखेंगे तो ये हमने रख दिया तो P नॉट A हो गया, और X की जगह 1 रख दिए तो ये K इंटू 1 हो गया। अब इसको सॉल्व किया तो P नॉट A इक्वल टू K आ गया। अब K के इस मान को हमने कहां कर दिया, फिर से समीकरण 1 में रख दिया, तो Pa P नॉट A और X से, तो Pa बराबर P नॉट A X से, इसको समीकरण 2 मान लिया। अब लिख लिया यदि विलेय का मोल प्रभाज क्या हो xb हो तो क्या होगा, विलायक का मोल प्रभाज प्लस विलेय का मोल प्रभाज बराबर किसके होगा 1 के होगा। अब हमने इसको प्लस xb को क्या कर दिया, क्योंकि हमको बताना है कि वाष्प दाब में अपेक्षिक अनुमान क्या करता है, ये अनुसंख्यक गुणधर्म में विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है, विलेय की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता। और ये बात जब xb का आप मान निकाल देंगे तभी पता चलेगा, क्योंकि xb ही विलेय से संबंध रखता है। तो याद रखिएगा x का मान हमने इसलिए निकाला क्योंकि समीकरण 2 में x है, तो ये हमने रख दिया यहाँ पे x का मान। अब हमने गुणा कर दिया, हमारे पास लास्ट में xb का मान प्राप्त हो गया। यही कहलाता है राउल का नियम, और राउल के नियम और साथ में क्या हो गया, हम पढ़ लिए वाष्प दाब में अपेक्षिक अनुमान, ठीक ना। अब अगले टॉपिक में हम पढ़ने जा रहे हैं वाष्प दाब में अपेक्षिक अनुमान की सहायता से विलेय के अणुभार का सूत्र ज्ञात करिए। वाष्प दाब में अपेक्षिक अनुमान की सहायता से, वाष्प दाब में अपेक्षिक अनुमान की सहायता से विलेय का अणुभार ज्ञात कीजिए, या विलेय के अणुभार ज्ञात करने का सूत्र दीजिए। तो आप सभी को पता हो चुका है, अब वाष्प दाब में अपेक्षिक अनुमान क्या है, अभी आप सभी को पता है P नॉट A माइनस Pa बटे P नॉट A, ये वाष्प दाब में अपेक्षिक अनुमान था। आपसे पूछा जाए विलेय के अणुभार को किससे प्रदर्शित करते हैं, तो m माने अणुभार, b माने विलेय, इन दोनों में क्या संबंध है, इस पे हमको चर्चा करनी है। तो देखिए हम सब जानते हैं राउल के नियम से, क्या जानते हैं, xb बराबर P नॉट A माइनस Pa बटे P नॉट A। साथ में एक बात और याद रखिएगा, xb का एक और सूत्र होता है, xb बराबर होता है क्या, Nb विलेय का अणुभार बटे विलायक का अणुभार प्लस विलेय का अणुभार, ये होता है मोल प्रभाज का सूत्र होता है। विलेय के मोलों की संख्या, सॉरी अणुभार मैंने कह दिया था, यह है विलेय के मोलों की संख्या और यह है विलायक के मोलों की संख्या प्लस विलेय के मोलों की संख्या, इसी को विलयन के मोलों की संख्या कहते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा xb बराबर ये भी होता है विलेय के मोलों की संख्या, और ये क्या है, विलायक के मोलों की संख्या प्लस विलेय के मोलों की संख्या। ये xb बराबर ये और xb बराबर ये भी होता है। मतलब जब ये तीनों आपस में बराबर है, मतलब ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे,
बिल्कुल होंगे। पी नॉट ए माइनस पी ए बटे पी नॉट ए बराबर होगा विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक के मोलों की संख्या प्लस विलेय के मोलों की संख्या। अब इस विलेय के मोलों की संख्या का सूत्र होता है भार बटे अणुभार, तो विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार। ये NB का मान है WB अपॉन MB अपॉन N बराबर W अपॉन M होता है, तो बस B लगा तो बस B लगा दिए। यानी मतलब विलायक के मोलों की संख्या, यहाँ पे विलायक का भार बटे विलायक का अणुभार, अब फिर NB है तो फिर विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार। ठीक है, मान लिया विलायक की तुलना में विलेय की मात्रा काफी कम है, और तुलना वहां पे होती है जहां कम से कम 2 लोग हो, तो यहाँ पे दोनों में तुलना होगी, यहां से थोड़ी ना होगी। मान लिया विलायक की तुलना में विलेय की मात्रा काफी कम है, लिखना पड़ेगा यहाँ पे, अतः WB अपॉन MB का मान WA अपॉन MA से बहुत कम है, अतः इसकी उपेक्षा करने पर, अपेक्षा नहीं उपेक्षा, उपेक्षा मतलब ये मान इतना कम है कि इसको छोड़ दिया, और जब इसको छोड़ दिया तो ऊपर केवल क्या बचा, WB अपॉन MB बचा, और नीचे क्या बचा, ये शर्त है। शर्त क्या है कि विलायक की तुलना में विलेय की मात्रा काफी कम होना चाहिए। A माने विलायक और B माने विलेय, तो जब विलायक की तुलना में विलेय की मात्रा काफी कम होगी तो विलेय को उपेक्षा कर देंगे, और जब उपेक्षा कर देंगे तो केवल नीचे क्या बचेगा, नीचे केवल विलायक बचेगा। ये हट गया क्योंकि इसकी हमने उपेक्षा कर दी, और ये किसके बराबर चल रहा है, पी नॉट ए माइनस पी ए बटे पी नॉट ए, इसी के बराबर ये सॉल्व कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, पी नॉट ए माइनस पी ए बटे पी नॉट ए इक्वल टू, ये अब बटे के ऊपर जाएगा, जो ऊपर था वो ऊपर ही रहेगा, और जब ये बटे के ऊपर जाएगा तो गुणे में जाएगा, जो नीचे होता है वो ऊपर चला जाता है, और जो ऊपर होता है वो नीचे चला आता है। तो आपको पता होना चाहिए ये जो मैंने सूत्र निकाला है यही सूत्र है क्या, वाष्पदाब आपेक्षिक अवनमन से विलेय का अणुभार ज्ञात करने का सूत्र। ये हो गया आपका वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन, और ये हो गया आपका विलेय का अणुभार। तो इसी की सहायता से, वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन की सहायता से विलेय का अणुभार ज्ञात करने के यदि सूत्र निकालने के लिए बोलता है तो हमको ऐसे सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले लिखेंगे हम राउट के नियम से जानते हैं कि XB बराबर पी नॉट ए माइनस पी अपॉन पी नॉट ए, और हमको पता है कि XB बराबर होता है NB अपॉन NA प्लस NB। NB विलेय के मोलों की संख्या, ये दोनों को मिला दे तो बिलियन के मोलों की संख्या, पर्सनली ये विलायक के मोलों की संख्या और ये विलेय के मोलों की संख्या। NB का मान होता है क्या होता है, WB अपॉन MB। NA का मान होता है WA अपॉन MA। NB का मान होता है WB अपॉन MB। मान लिया विलायक की तुलना में विलेय की मात्रा कम है, अतः इसकी उपेक्षा कर दी, जब इसकी उपेक्षा कर दी तो केवल इतना ही बचा, तो WB अपॉन MB। और ये, और हमको पता है जब भी कोई चीज बटे के ऊपर जाती है तो गुणे में जाती है ना, और जो संख्याएं होती है वो पलट जाती हैं। तो ये जो हमने निकाला ये वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन की सहायता से विलेय का अणुभार ज्ञात करने का सूत्र है। इस प्रकार हमने 3 अणुसंख्यक गुणधर्म को कंप्लीट किया, और उसके साथ ग्राफ तो अभी नहीं बनाया, लेकिन अभी हमने क्या पढ़ा, विलेय के आणविक द्रव्यमान के साथ उनका क्या संबंध है। अब लास्ट टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं क्या, परासरण दाब। परासरण दाब क्या है, तो ध्यान से देखिएगा कि आपको पता है कि पूरे फिजिक्स और केमिस्ट्री का एक टॉपिक अपवाद है परासरण। हर चीज अधिक से कम की ओर जाती है, पर परासरण एक ऐसी क्रिया है जो खुद चालू होती है और कम से अधिक की ओर जाती है। हमारे शरीर में भी वो क्रिया होती है। खैर, इसको हमने ले लिया अर्धपारगम झिल्ली। यह अर्धपारगम झिल्ली, अर्धपारगम झिल्ली जिससे केवल विलायक के कण होकर गुजर पाते हैं। ठीक है, इस साइड एक कम सांद्रता का विलयन रखा हुआ है, कम सांद्रता का विलयन है। ठीक है, और इस साइड जो है अधिक सांद्रता का विलयन है, कम सांद्र विलयन, और एक साइड अधिक सांद्र विलयन है, और बीच में अर्धपारगम झिल्ली है। जैसे ही दोनों को रखेंगे तो परासरण की क्रिया प्रारंभ हो जाती है। और परासरण की, ठीक है, जब क्रिया प्रारंभ होती है तो विलयन के जो कम सांद्रता वाले विलयन के कण होते हैं वो अधिक सांद्रता, हमेशा अधिक से कम की ओर होता है, लेकिन परासरण एक ऐसी क्रिया है जिसमें कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर गमन करता है। तो विलयन के जो कण होते हैं, कम सांद्रता वाले विलयन के कण अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर गमन करने लगते हैं। इस क्रिया को परासरण की क्रिया कहते हैं। ठीक है, परासरण की क्रिया खुद ब खुद चलती है। नहीं समझ पा रहे हैं कि जब, ठीक ना, क्या परासरण की क्रिया क्या है, जब विलायक के, कम सांद्रता वाले विलायक के कण अर्धपारगम झिल्ली को पार करके क्या होते हैं, अधिक सांद्रता वाले विलयन में प्रवेश करते हैं, तो हम इस क्रिया को परासरण की क्रिया कहते हैं।
यहाँ पर पिस्टन लगा होता है, पिस्टन जो दाब लगाने के काम में आता है। ऊपर से अब इतना दाब लगाओ कि ये फटे ना, अर्धपारगम झिल्ली फटे ना। लेकिन हाँ, अब विलायक के कण जो है, यहाँ पर जो कम सांद्रता वाले विलयन के कण हैं वो अधिक सांद्रता वाले विलयन में प्रवेश ना करें, ठीक ना। या फिर इसको मान लो विलायक और इधर मान लेते विलयन, इधर शुद्ध जल भरा था और इधर भरा था पानी जिसमें शक्कर वक्कर सब मिला था, तो यहाँ पर विलयन था। तो विलायक का हमेशा सांद्रता कम होती है और विलयन की सांद्रता अधिक होती है। तो जब विलायक के कण अभी विलयन में प्रवेश कर रहे थे तो इसकी सांद्रता कम थी, इसकी सांद्रता अधिक थी, तो आपने ऊपर पिस्टन से इतना कम से कम दाब लगाया कि अब विलायक के कण अर्धपारगम झिल्ली को पार करके विलयन में प्रवेश ना करें। तो विलायक के कण वह न्यूनतम दाब जिस पर विलायक के कण अर्धपारगम झिल्ली को पार करके विलयन में प्रवेश नहीं करते, ऊपर से इतना दाब लगाए कि अब इधर से इधर पानी ना जाए, कुछ भी ना जाए, तो विलायक के कण विलयन में प्रवेश ना करें, ठीक ना। तो उसी दाब को हम बोलते हैं परासरण दाब। और परासरण दाब को किससे प्रदर्शित करते हैं? पाई से प्रदर्शित करते हैं, ठीक ना। वह न्यूनतम दाब जिसके कारण विलायक का कण अर्धपारगम झिल्ली को पार करके विलयन में प्रवेश नहीं करता, उस दाब को परासरण दाब कहते हैं। परासरण दाब को पाई से प्रदर्शित करते हैं। एक समीकरण था जिससे वान ट्राप नामक वैज्ञानिक ने अपने परासरण दाब की तुलना कर दी। समीकरण आपने 11th में पढ़ा था, आदर्श गैस समीकरण PV = nRT। उन्होंने ये जो समीकरण था, बोले कि ये समीकरण तो गैसों के लिए था, P माने प्रेशर, प्रेशर माने दाब। इन्होंने कहा ये समीकरण गैसों के लिए है, मैं भी एक समीकरण दे रहा हूँ, ठीक है ना, जो विलयन के लिए है। और जो गैसों में दाब का महत्व है वही विलयन में परासरण दाब का महत्व है। तो P की जगह उन्होंने पाई रख दिया, पाई भी nRT। उन्होंने क्या ले लिया? पाई भी = nRT। तो हमको पता है वान ट्राप समीकरण से क्या पता है? पाई भी इक्वल होता है nRT। अब हमको पता है कि ये n हमको विलय के लिए लेना है क्योंकि सारे अणुसंख्यक गुणधर्म है, ठीक है ना। तो पाई भी इधर ही है, n ये b है, मतलब विलय के लिए है, nRT लिखा है। अब आपको पता है कि ये विलय का जो मोलों की संख्या होती है वो भार बटे अणुभार होती है, और इधर अपने पास क्या है? RT है। RT का गुणा तो अंश में ही होगा, ये हमने लिख दिया RT, और यहाँ पे है पाई और v। परासरण दाब और विलय के अणुभार में संबंध ज्ञात करना है तो इस v को इस साइड भेज दीजिए, तो ये परासरण दाब अकेला हो गया अपने पक्ष में, और इधर हो गया WB RT और इधर MB × v। यही है परासरण दाब और किसमें? विलय के अणुभार में संबंध। सारे टॉपिकों का अणुसंख्यक गुणधर्म का संबंध अणुभार से था। हमको पता चला कि परासरण दाब क्या है भाई? वह न्यूनतम दाब जिस पर विलायक के कण अर्धपारगम झिल्ली को पार करके विलयन में प्रवेश ना करे, उस न्यूनतम दाब को हम परासरण दाब कहते हैं। वान ट्राप समीकरण से हमको ज्ञात है कि पाई भी = nRT होता है, पाई भी = nBRT। nB n मतलब विलय के मोलों की संख्या है, और nB बराबर होता है WB/MB, विलय का भार बटे विलय का अणुभार। v को हमने इधर भेज दिया, और जब हमने v को इधर भेज दिया तो गुणे में आ गया, है ना। तो ये जो हमारा सूत्र निकल के आया, यही परासरण दाब और क्या है? विलय के आणविक द्रव्यमान अणुभार में संबंध है। तो मैं बता दूं, आज जितना भी हमने टॉपिक पढ़ाया अभी, ये विलय के अणुसंख्यक गुणधर्म है, और विलय के अणुसंख्यक गुणधर्म का केवल परिभाषा बताया, साथ में इसका आणविक द्रव्यमान के साथ संबंध बताया, है ना। ये विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, विलय की प्रकृति पर निर्भर नहीं करते। इनके ग्राफ और भी जो रिलेटेड चीजें होंगी आप पूछेंगे, आपको आगे बताया जाएगा, और भी जो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है उसके बारे में भी आपको इंफॉर्मेशन दी जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।